नमस्कार। आज मैं स्टेरॉयड रेसिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम पर चर्चा करूंगा। यह क्या है और इसका हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। स्टेरॉयड रेसिस्टेंट इज डायग्नोज्ड इफ देयर इज ए लैक ऑफ रिमिशन डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद द प्रेडनिसोलोन एट द डोज ऑफ 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे या 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे फॉर द 6 वीक। स्टेरॉयड रेजिस्टेंस हम लोग तब परिभाषित करते हैं जब कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मरीज़ को हम लोग प्रेडनिसोलोन से 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे के अनुसार या 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे के अनुसार 6 सप्ताह के तक देते हैं और उस मरीज में रिमिशन नहीं होता है, मतलब वो प्रोटीनूरिया आना बंद नहीं होता है, तब उसको हम लोग स्टेरॉयड रेजिस्टेंट बोलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम that does not respond to corticosteroid from the outset is termed initial या primary steroid resistance, while that which become steroid resistant during therapy of a relapse is termed late या secondary steroid resistance। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर शुरू से कॉर्टिकोस्टेरॉइड से रेजिस्टेंट रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल या प्राइमरी स्टेरॉयड रेजिस्टेंट, या स्टेरॉयड रेजिस्टेंट बाद में डेवलप करता है तो इसको हम लोग दवा देने के बाद तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्ड लेट सेकेंडरी स्टेरॉयड रेजिस्टेंस। ऑल पेशेंट विद द स्टेरॉयड रेजिस्टेंट शुड अंडरगो किडनी बायोप्सी। सभी मरीज जो स्टेरॉयड रेजिस्टेंस में आते हैं उनका किडनी बायोप्सी होना चाहिए। हिस्टोलॉजी इज यूजुअली सजेस्टिव ऑफ FSGS फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और MCD मिनिमल चेंज डिजीज। रेयरली पार्टिकुलरली इन ओल्डर चिल्ड्रन सिग्निफिकेंट लीजन सच एज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में बी फाउंड। और हिस्टोलॉजी अगर इसका होता है तो उसमें अधिकतर में FSGS मिलता है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और MCD मिनिमल चेंज डिजीज कुछ में मिलता है। रेयरली पार्टिकुलरली इन ओल्डर चिल्ड्रन सिग्निफिकेंट लीजन सच एज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में बी फाउंड। और अधिक बड़े बच्चों में जो है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी भी पाया जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम विथ ऑनसेट एट वेरी अर्ली एज less than 3 month term congenital nephrotic syndrome and is usually due to inherited defect of the podocyte and should not be treated with the steroid or other immunosuppressive drugs। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम कम उम्र में खासकर 3 महीने से अंदर में अगर होता है तो इसको हम लोग कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं और इसका कारण है कि इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ पोडोसाइट होता है और कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कभी भी स्टेरॉयड या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग से हम लोग इलाज नहीं करते हैं। अबाउट 20 to 30% चिल्ड्रन विथ स्पोरेडिक इनिशियल स्टेरॉयड रेजिस्टेंस, पार्टिकुलरली दोज विद ऑनसेट इन इन्फेंसी, सिमिलर हिस्ट्री इन द फैमिली मेंबर्स और सिंड्रोमिक फीचर हैव होमोजाइगस, कंपाउंड हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस वेरिएशन इन NPHS2 पोडोसिन जिसको बोलते हैं, NPHS1 नेफ्रिन एंड PLC1 WT1 COL4A5। मतलब इस तरह के जीन में जा करके उसमें बदलाव होता है 20 से 30% मरीजों में, और ख़ासकर जो है कोई मरीज होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस या हेमीजाइगस हो सकता है और ये दिए गए जीन में बदलाव होता है। रेयरली डोमिनेंट म्यूटेशन इन्वॉल्विंग CD2AP, TRCP6, ACTN4 एंड INF2 में प्रेजेंट विद द स्टेरॉयड रेजिस्टेंस इन द चाइल्डहुड। कभी कभी जो डोमिनेंट म्यूटेशन ये होते हैं CD2AP, TRCP6 एंड ACTN4 एंड INF2, ये सब स्टेरॉयड रेजिस्टेंट बच्चे में पैदा करते हैं। म्यूटेशन इन मोर देन 80 जीन्स
आर नोन टू बी एसोसिएटेड विद द स्टेरॉयड रेजिस्टेंस। और अभी तक देखा गया है कि लगभग 80 से ज़्यादा जीनों में म्यूटेशन के कारण स्टेरॉयड रेजिस्टेंस हो रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यूजिंग टारगेटेड जीन और होल एक्सोम अप्रोच इज यूजफुल इन स्क्रीनिंग। और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और टारगेटेड जीन का जो हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं वो लाभदायक होता है। पेशेंट विथ एन अंडरलाइंग जेनेटिक काउजेज आर अनरिस्पॉन्सिव टू इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन सो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एंड अनलाइक नॉन जेनेटिक focal segmental glomerulosclerosis that recur after transplantation show low risk of recurrence। पेशेंट जो उस प्रकार के हैं जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग से, उसमें देखा गया है कि प्रोग्रेसिव किडनी में फंक्शन में लॉस होते रहता है। एंड अनलाइक द नॉन जेनेटिक FGS that recur after the transplantation show low risk of resistance। Genetic study should be done in patient with congenital nephrotic syndrome, onset below 3 months of the age, initial steroid resistant with onset in the infancy, familial steroid resistance, syndromic forms of steroid resistance, initial steroid resistance that does not respond to therapy with the calcineurin inhibitors। उन सभी में जेनेटिक स्टडीज होना चाहिए अगर मरीज कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करता है, मतलब 3 महीना से कम में, और इनिशियली स्टेरॉयड रेजिस्टेंस विद द ऑनसेट इन इन्फेंसी, फैमिलियल स्टेरॉयड रेजिस्टेंस, सिंड्रोमिक फॉर्म ऑफ स्टेरॉयड रेजिस्टेंस, इनिशियल स्टेरॉयड रेजिस्टेंस दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू थेरेपी विद द कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। इन लोग में सब में जेनेटिक स्टडीज होना चाहिए। ब्लड लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, एल्बुमिन एंड कोलेस्ट्रॉल आर मेजर्ड। एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीनूरिया 24 आवर क्वांटिटेशन इज मैड। मतलब ब्लड लेवल का एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, एल्बुमिन और कोलेस्ट्रॉल को मेजर करते हैं, और यूरिन में जो प्रोटीन होता है 24 आवर का क्वांटिटेशन करते हैं, उसको मेजर करते हैं। पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर सेकेंडरी काउजेज इंक्लूडिंग सेरोलॉजी फॉर हेपेटाइटिस, HIV। पेशेंट को और स्क्रीनिंग करना रहता है हेपेटाइटिस और HIV के लिए, क्योंकि ये भी कभी कभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम करते हैं। चिल्ड्रन विद द स्टेरॉयड रेजिस्टेंस शुड अंडरगो किडनी बायोप्सी बिफोर इंस्टीट्यूटिंग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। और बच्चे जो स्टेरॉयड रेजिस्टेंट शो कर रहे हैं उनका किडनी बायोप्सी होना चाहिए इलाज के पहले। भाइल पेशेंट विद द मिनिमल चेंज डिजीज शो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स टू द थेरेपी, प्रेजेंस ऑफ FCGS फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस विद क्रोनिक ट्यूबुलोइंटेस्टाइनल चेंजेस इज एसोसिएटेड विद द लेस सेटिस्फैक्ट्री आउटकम। पेशेंट अगर मिनिमल चेंज डिजीज में है तो उसमें जो स्टेरॉइड्स अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन अगर कोई मरीज FSGS और क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल चेंज उसमें आ जाता है तो वो कम जा कर के आउटकम उसका सही हो पाता है, अच्छा नहीं हो पाता है। मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ दिच पेशेंट इज डिफिकल्ट विद द पेशेंट showing a variable response to immunosuppression, adverse effect of prolonged therapy and risk of progressive renal damage। मतलब ये जो स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेशन से ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और अगर अधिक दिनों तक इम्यूनोसप्रेशन देते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है, और अंत में प्रोग्रेसिव रीनल फेल्योर की ओर मरीज जाते हैं। पेशेंट विद द स्टेरॉयड रेजिस्टेंट सेकेंडरी टू मिनिमल चेंज डिजीज, FSGS फोकल स्क्लेरोसिस, फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और मेसेंजियोप्रोटोटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आर ट्रीटेड सिमिलरली। स्टेरॉयड रेजिस्टेंस में अगर वो मिनिमल चेंज डिजीज है या FCGS है या मेसेंजियोप्रोटोटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, सबका इलाज एक ही समान होता है।
Chief factor predicting renal outcome is the response of proteinuria to the therapy rather than the renal histology. मतलब पेशेंट का आउटकम कैसा होगा यह निर्भर करता है कि थेरेपी के बाद प्रोटीनूरिया कैसा रिस्पॉन्ड किया, न कि उसके रीनल हिस्टोलॉजी के आधार पर. द थेरेपी एम्स टू इंड्यूस एंड मेंटेन रिमिशन ऑफ प्रोटीनूरिया व्हाइल अवॉइडिंग मेडिकेशन रिलेटेड साइड इफेक्ट. और थेरेपी का उद्देश्य होता है कि हम लोग इसमें प्रोटीनूरिया का रिमिशन कर दें और दवा इस तरह से दें कि दवा का भी साइड इफ़ेक्ट कम हो. मोस्ट रेजिम यूज कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट विद द प्रेडनिसोलोन एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स. और अधिकतर रेजिम में हम लोग कॉम्बिनेशन चलाते हैं जिसमें कि इम्यूनोसप्रेसिव होता है, उसके साथ प्रेडनिसोलोन भी देते हैं और एसी इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का भी डोज देते हैं. Satisfactory results are obtained while regime combining cyclosporine or tacrolimus tapering doses of prednisolone and enalapril और ramipril. मतलब कि अच्छा रिजल्ट हम लोग मिलता है इस रेजिम से अगर साइक्लोस्पोरिन या टैक्रोलिमस और टैपरिंग डोजेस प्रेडनिसोलोन देते हैं, साथ में एनालाप्रिल और रामिप्रिल देते हैं. While the therapy is complete remission, even partial remission 1+2+ proteinuria या spot urine protein to creatinine 0.2 से 2 मिलीग्राम पर मिलीग्राम इज एक्सेप्टेबल. अगर कभी कभी इसमें कंप्लीट रिमिशन भी होता है, नहीं तो कभी कभी जो है 1 से 2+ प्रोटीन्यूरिया मिलता है या स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन रेशियो 0.2 से 2 मिलीग्राम पर मिलीग्राम ही उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. पेशेंट हु रिस्पॉन्ड द ट्रीटमेंट डू सो विद इन 3 to 6 मंथ. और जो पेशेंट है ये रिस्पॉन्ड जो करता है वो 3 से 6 महीना में रिस्पॉन्ड कर लेता है. थेरेपी विथ 6 pulses ऑफ IV साइक्लोफॉस्फामाइड एंड अल्टरनेट डे प्रेडनिसोलोन मे बी यूज इन पेशेंट विथ where therapy with calcineurin inhibitor is possible. However, result with this therapy is less satisfactory. और हम लोग 6 पल्सेज IV साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं, साथ में अल्टरनेट प्रेडनिसोलोन देते हैं, तो ये भी जा कर के रिस्पॉन्ड करता है जो मरीज जा कर के कैल्सिनोल इन्हिबिटर से रिस्पॉन्ड किया है. लेकिन थेरेपी विद IV साइक्लोफॉस्फामाइड जो है वो कम लाभदायक होता है. एडजंक्टिव थेरेपी विद द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एनालाप्रिल 0.3 to 0.6 मिलीग्राम पर केजी पर डे, रामाप्रिल 6 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन प्रोटीनूरिया एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन. मतलब अगर एडजंक्टिव थेरेपी देते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर सच एज एनालाप्रिल 0.3 to 0.6 मिलीग्राम पर केजी पर डे या रामिप्रिल 6 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, इससे क्या होता है कि प्रोटीनूरिया अच्छा से कंट्रोल होता है और ब्लड प्रेशर अगर हो तो वो भी कंट्रोल हो जाता है. एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड ड्राई कफ, हाइपरक्लेमिया एंड डिक्लाइन इन द रीनल फंक्शन. इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो ड्राई कफ होता है, हाइपरक्लेमिया और डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन होता है एसी इनहिबिटर का. एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लोसार्टन, वाल्सार्टन may be used in case of persistent dry cough with the AC inhibitor. Combination of AC inhibitor is usually not advised in view of increased adverse effect. और कभी कभी मरीजों को अगर persistent ड्राई कफ है AC इनहिबिटर से तो उसको हम लोग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, जैसे लोसार्टन हो गया या वाल्सार्टन हो गया. और कॉम्बिनेशन ऑफ AC इनहिबिटर जो है ना कभी कभी हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकता है. थेरेपी विद द HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर मे बी यूज इन पेशेंट विद परसिस्टेंट एलिवेटेड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. अगर कोई मरीज में LDL काफ़ी बढ़ा होता है तो उस हालत में हम लोग जा कर के HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर प्रयोग करते हैं. जो हम लोग स्टेरॉयड रेजिस्टेंस
में ड्रग्स प्रयोग करते हैं, उसका डिटेल हम लोग अभी चर्चा करेंगे। साइक्लोन्यूरिन इनहिबिटर्स दो प्रकार होता है, साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस। साइक्लोस्पोरिन का डोजेज है 4 to 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे है, ड्यूरेशन 12 to 36 मंथ है एंड एफिकेसी 50 to 70% है। टैक्रोलिमस डोजेज है 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर केजी पर डे है, इसका भी ड्यूरेशन 12 to 36 मंथ है और इसका एफिकेसी कुछ ज़्यादा है 60 to 80%। एडवर्स इफेक्ट दोनों का होता है समान, एक्यूट एंड क्रॉनिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाई ट्रांसएमिनेज, बोथ एजेंट, हर्सिटिज्म, गम हाइपरप्लेसिया, हाइपरटेंशन, न्यूरोटॉक्सिसिटी, हाइपरग्लाइसेमिया। साइक्लोफॉस्फामाइड आईवी यूज़ करते हैं, ये एंटी कैंसर ड्रग है, इसका डोजेज है 500 to 750 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसको 6 पल्स में देते हैं मंथली और इसका एफिकेसी है 40 to 45% है। इसका साइड इफ़ेक्ट है लिकोपेनिया, एलोपेसिया, नौसिया, वोमिटिंग, गोनाइडल टॉक्सिसिटी, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। नेक्स्ट रितुक्सीमैब इंट्रावेनस, इसका डोजेज है 375 मिलीग्राम पर मीटर बॉडी सरफेस एरिया और ये वीकली यूज होता है, इसमें 2 to 4 डोजेज देते हैं। इसका इफिकेसी 25 to 30% है, सबसे कम इफिकेसी है। इसका साइड इफ़ेक्ट है इन्फ्यूजन रिएक्शन, सीरम सिकनेस, न्यूट्रोपेनिया, पुअर रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन्स, हाइपोगामाग्लोबिनेमिया, रीएक्टिवेटिंग ऑफ द हेपेटाइटिस बी, रीएक्टिवेट करता है हेपेटाइटिस बी को। कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रेजेंट इन द फर्स्ट 3 months ऑफ लाइफ विद द एनासार्का, हाइपोएल्बुमिनेमिया एंड ओलिगुरिया। कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम जन्म के 3 महीने के अंदर प्रेजेंट करता है, जिसमें एनासार्का होता है, पूरे शरीर में स्वेलिंग रहता है, हाइपोएल्बुमिनिया होता है और ओलिगुरिया होता है, पेशाब बहुत कम करता है। द इटियोलॉजी ऑफ कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज हेट्रोजीनस, इसका जो इटियोलॉजी होता है कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हेट्रोजीनस होता है। द फिनिश फॉर्म इनहेरिटेड एन ऑटोजोमल रिसेसिव मैनर with the mutation in NPHS1 encoding नेफ्रिन is the most frequent, और इसमें जो फिनिश फॉर्म होता है वो ऑटोजोमल रिसेसिव होता है और इसमें म्यूटेशन जो जीन होता है NPHS1 में होता है जो कि कोड करता है नेफ्रिन को, ये सबसे कॉमन होता है। द कैरेक्टरिस्टिक रीनल हिस्टोलॉजी विथ माइक्रो cystic dilatation of proximal tubule is seen after a few months of the life, although ultrastructural abnormalities of the glomerular basement membrane are present at the birth। और जो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो रीनल हिस्टोलॉजी होता है उसमें क्या होता है, माइक्रोसिस्टिक डायलेटेशन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स का, जो कि कुछ महीने जिंदगी लाइफ के कुछ महीनों बाद दिखता है, और इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बर्थ के समय उसमें एब्नॉर्मलिटी मिलता है। एलिवेटेड लेवल ऑफ अल्फा फेटोप्रोटीन इन द मैटरनल सीरम एंड एमनियोटिक फ्लूइड इनेबल एंटीनेटल स्क्रीनिंग, और एंटीनेटल स्क्रीनिंग के लिए बच्चे का हम लोग अल्फा फेटोप्रोटीन एमनियोटिक फ्लूइड या मैटरनल सीरम में देखते हैं। The clinical course complicated by the failure to thrive, recurrent infection, hypothyroidism and progression to renal failure by 2 to 3 years। और इसमें जो प्रॉब्लम होता है बच्चे में वो ग्रोथ नहीं हो पाता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है और 2 से 3 साल में पूरा रीनल फेल्योर हो जाता है। Patient with the Dennis-Drash syndrome shows mutation in WT1 congenital nephrotic syndrome, male pseudohermaphroditism and high risk of bilateral Wilms tumor। अगर कोई मरीज डेनिस एंड ड्रैश सिंड्रोम है तो इसका म्यूटेशन WT1 में होता है जो कि कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, और इसके साथ साथ मेल स्यूडोहर्माफ्रोडाइटिज्म एंड हाई रिस्क ऑफ बायलेटरल विल्स ट्यूमर होने की संभावना रहता है। Renal histology is characterized by diffuse mesangial sclerosis,
patient show progressive loss of kidney function. Other causes include congenital infection, syphilis, cytomegalovirus disease, toxoplasmosis, and mutation in PLC1 and NPHSS2. Rarely, renal histology may be normal. Minimal change nephrotic syndrome or so FSGS, focal segmental glomerulosclerosis. और भी नेफ्रोटिक्स कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण हो सकते हैं, जैसे सिफिलिस, साइटोमेगालोवायरस डिजीज, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और म्यूटेशन होता है PLC1 में और NPHS2 में। और इसका कभी कभी रीनल हिस्टोलॉजी जो होता है ना नॉर्मल होता है, जैसे कि मिनिमल चेंज डिजीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है या फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में। देयर इज ए नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट इंक्लूड इंश्योरिंग अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन एंड रिडक्शन इन प्रोटीनूरिया यूजिंग AC इनहिबिटर्स एंड इंडोमेथासिन। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। इसमें बच्चे को न्यूट्रिशन देते हैं, प्रोटीनूरिया कम करने की कोशिश करते हैं, AC इनहिबिटर और इंडोमेथासिन देते हैं। The most patients show hypothyroidism due to loss of thyroid binding globulin and benefit from oral thyroxine. अधिकतर मरीजों जो कि हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण मिलता है, कारण होता है कि उसमें थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के कारण होता है, लॉस के कारण होता है, और ये ओरल थायरोक्सिन से रिस्पॉन्ड करते हैं। रेगुलर यूज ऑफ IV एल्बुमिन इन्फ्यूजन एवरी 2 to 3 वीक अवॉइड मार्क्ड हाइपोएल्बुमिनिया, रिड्यूसिंग द नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मैनेजिंग अनासार्का। और मरीज़ को जाकर के रेगुलर हम लोग IV एल्बुमिन इन्फ्यूजन करते हैं एवरी 2 से 3 सप्ताह में, जिससे एल्बुमिनिया कम जाता है और बार बार मरीज को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ता है एनासार्का के लिए। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DR उमेश मेडिकल से करें।